नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश चौहान। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जो नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं, मतलब जिनका पैटर्न बाकी से अलग था, उनके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन था ये जिसमें दिखाया गया था पी इज ग्रेटर देन क्यू, उसकी वैल्यू क्या है। पी इज लेस देन क्यू, उसकी वैल्यू क्या है। तो हमसे पूछा गया था 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 को लेस देन दिखाया गया था। तो इसके बाद हम इसे सोल्व कैसे करते हैं, जैसा हम ऊपर से सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। जहां ग्रेटर देन है वहां फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का क्यूब है, कर लिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8, टोटल कितना हो गया 9। अब 9 इज लेस देन 3, इसका जो सेकंड पैटर्न है ये उसको फॉलो करता है। सेकंड पैटर्न में क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसका क्यूब हो जाता है और जो सेकंड है उसका यहाँ दिखाया गया है, जो सेकंड है उसका स्क्वायर हो जाता है। यानी जब हम 9 का क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब करते हैं 729 और माइनस 9, आंसर कितना आता है हमारा 720। एक ये क्वेश्चन था हमारा, हमें घनों की संख्या गिननी थी, ये बताना था कुल क्यूब कितने हैं, टोटल क्यूब कितने हैं। जैसे मैं बेस में काउंट करता हूँ, जैसे कि मैं बेस में काम करता हूँ तो इसमें दिखाया जाता है 1 2 3, 1 2 3, 3 बाई 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9। 9 फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में भी 9 है। उसके बाद एक क्रॉस ऐसे दिखाया गया है, 1 2 3 4 और एक 5, तो 5 ही हो गए। उसके बाद एक जो केंद्र में है, एक सबसे ऊंची ऊपर की साइड दिखाया गया है, तो एक वो हो जाता है। टोटल हो गए कितने, 5 और एक 6, तो 9 और 9 18, 18 और यहाँ 5 23 और एक 24, तो हमारा आंसर कितना हुआ था इसका 24। एक क्वेश्चन है जैसे यदि पश्चिम दिशा को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए, इस तरह दिशा बदलने वाला था, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जो हमारे यहाँ इसमें लिखा हुआ पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, जो पश्चिम दिशा थी उसे दक्षिण पश्चिम बोल देते हैं हम। तो दक्षिण पश्चिम कौन होती है, जो दक्षिण की और पश्चिम के बीच में आती है। जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, पहले दक्षिण आता है, फिर पश्चिम आता है, फिर उत्तर आता है। तो मुझे पता चला जो दक्षिण और पश्चिम है वो दक्षिण और पश्चिम के मध्य में है, यानी दक्षिण और पश्चिम के मध्य में तो है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन उसके अलावा जो है दक्षिण पहले आएगा, पश्चिम बाद में आएगा। अब पता चलता है हमें कि पश्चिम के विपरीत होता है पूर्व और दक्षिण के विपरीत क्या होता है, उत्तर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्तर दिशा को क्या कहेंगे। अब उत्तर दिशा किस किस के बीच में आई, उत्तर की और पश्चिम की, तो उत्तर दिशा क्या कहलाई, उत्तर और पश्चिम। इसके बाद एक क्वेश्चन है मैथ्स में जिसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैथ्स में उसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, 150 आदमी किसी काम को 200 दिन में करने का ठेका लेते हैं। मान लिया किसी 150 आदमी है, नहीं 200 आदमी है, किसी काम को 150 दिन में पूरा करना होता है। तो उन्होंने 50 दिन काम किया तथा कुल काम का 1/4 कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखा हमने, कुल काम का 1/4 कंप्लीट कर लेते हैं, कुल काम का 1/4। 1/4 का मतलब है टोटल 4 काम था, उसका एक काम उन्होंने कर लिया। यानी 200 आदमी 50 दिन और कितना काम कर लेते हैं, एक, तो बराबर शेष काम कितना बचा, 3। 4 में से हमने 1 को माइनस किया, शेष काम कितना बचा, 3। और ऊपर टोटल दिन कितने थे, 150 दिन, उनमें से 50 दिन काम कर लिए, तो 150 में से 50 के कितने बचे, 100। यानी x आदमी 100 दिन में कितना काम करेंगे, 3। तो आंसर कितना है मेरा 300। अगर क्वेश्चन में आंसर पूछा गया था कुल कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मेरा आंसर कितना था 300। क्वेश्चन पूछा गया कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मेरे पास पहले 200 आदमी थे, यहाँ लेके आया 300, यानी कितने एक्स्ट्रा आए मेरे पास 100, यानी अतिरिक्त आदमियों की संख्या कितनी है यहाँ 100। एक क्वेश्चन था पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा होता हूँ और बोला गया है दक्षिणावर्त, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा, ऐसे यहाँ इस स्थिति में आ जाऊं मैं। तो यहाँ बोला गया यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में 270 90 90 90 90 इस दिशा में आ जाता हूँ। तो ये पूछा गया मेरा मुंह किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा मेरा मुंह, दक्षिण दिशा में। एक क्वेश्चन आया पाई चार्ट का जिसमें RST और P, RST और P, और यहाँ ये तो थी कुल संख्या का और ये है पास होने वालों का। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि S और P के पास होने वाले तथा T और R के कुल के बीच कितना अंतर है। तो S और P के पास होने वाले टोटल परसेंट 16 18, तो 34, यानी 5700 का 34% आ गया ये हमारा आंसर। उसके बाद R और T के कुल 10 और 18, 10 और 8 कितना हो गया टोटल 18, यानी 8550, यानी 8550 का 18% कितना हुआ,
इन दोनों को ऐड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया था, दोनों के बीच का अंतर पूछा गया था कितना है, तो आंसर कितना है मेरा 399। आंसर कितना है मेरा 399। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पाई चार्ट। अब पाई चार्ट का भी एक क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, पाई चार्ट के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पाई चार्ट का जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, जहां लिखा हुआ है पाई चार्ट का ये क्वेश्चन है, इसमें विदेशी सहायता के SPVS और ये जो हमें चार्ट पाई चार्ट दिया गया था उसके बारे में दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, यहां बात करते हैं, क्वेश्चन में लिखा गया है कि टोल, यहां पूछा गया है जो टोल के लिए चार्जेस हैं कितने हैं 4910 और उस पर 20% अतिरिक्त, 20% अतिरिक्त। जैसे यहाँ 20% अतिरिक्त है तो टोल का टोटल कितना 4910 और 4910 का हमें 20% और निकालना है, यानी 982। यानी अगर कोई टोल के लिए चार्जेबल है तो वो कितना है 5892। टोटल कितना है 5892। एक क्वेश्चन आया था रेल का, एक क्वेश्चन ये था रेलगाड़ी से रिलेटेड। दो रेलगाड़ी, एक तो 32 किलोमीटर की चाल से, एक 59 किलोमीटर की चाल से चलती है, दोनों एक दिशा में जा रही है। तो ये पूछा गया था हमसे कि 32 किलोमीटर वाली रेलगाड़ी को, 32 किलोमीटर की रेलगाड़ी है, इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है, उसे क्रॉस करती है कौन, दूसरी रेलगाड़ी जो पीछे से आ रही है, जिसकी चाल कितनी है 59। चाल कितनी है दोनों की 59। जब एक, यानी अगर रेलगाड़ी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यानी रेलगाड़ी अगर अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। जब दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो 59 का और 32 का अंतर, 59 और 32 का अंतर, 59 और 32 का अंतर, हम यहाँ क्या लेंगे 59 और 32 का अंतर। 59 और 32 का अंतर कितना है 27 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और कितनी सेकंड में 16 सेकंड में। तो आंसर कितना हुआ, लंबाई या कुल दूरी बराबर 27 गुणा 5/18 और गुणा 16, यानी 120 मीटर दूरी तय करेगी। और जो रेलगाड़ी आदमी को पार करने में जितनी दूरी तय करती है वही उस रेलगाड़ी की लंबाई होती है। इसका मतलब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हुई 120, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हुई 120। यहाँ बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन। एक था महिला पुरुष, 12 आदमी 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में, 9 आदमी 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो सवाल पूछा, पहले मुझे यहाँ से ये पता करना है कितने आदमी कितनी महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। तो 12m + 18w गुणा 10 और यहाँ 9m + 18w गुणा 12। तो यहाँ से मुझे पता चला एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर कार्य करता है, एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर कार्य करता है। क्वेश्चन में जो मुझसे आंसर पूछा गया वो है कि 2 आदमी और 3 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 2 आदमी और 3 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 3 महिलाएं एक आदमी के बराबर, 3 महिलाएं एक आदमी के बराबर, तो 2 और 1 3, यानी 3 आदमियों से हमें ये काम कराना है। काम कितना है दिन कितना लगेगा x। तो शुरू में हमने देखा था यहाँ थे 18 महिलाएं, 18 महिलाएं, 3 महिलाएं एक आदमी के बराबर, तो 18 6 के बराबर, और 12 आदमी पहले से हैं, यानी 12 आदमी पहले से और 6 और आए, तो टोटल कितने हो गया 18। टोटल कितना हुआ यहाँ 18। तो यहाँ देखो ये 18 आदमी 10 दिन में, तो 3 आदमी कितने दिन में। आंसर कितना है मेरा 60। इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा 60। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा 60। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा 60। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एक था आय और व्यय, यानी खर्च बचत से संबंधित क्वेश्चन। जैसे जो भी मेरी आय होती है, ये क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ क्या लिखा, जो भी मेरी आय है 2:1 के अनुपात में, खर्च है 5:3 के अनुपात में। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं जहां अनुपात में डायरेक्ट लिख लूं, यानी यहां से केवल मुझे इतना पता करना है कि आय खर्च बचत का क्या अनुपात है। आय में से अगर मैं खर्च को घटा दूं, आय में से अगर खर्च को घटा दूं तो क्या बचता है बचत। तो क्या बचता है बचत। और दूसरा ये था कि उसने कहा कि 10,000 की बचत में ए और बी का अनुपात 4:1 है, तो 10,000 को ए और बी के अनुपात में बांट लेते हैं हम यहाँ। यानी अगर ए की आय 2x थी, बचत 5y, तो खर्च 5y, तो बचत कितनी हुई 2x में से 5y को घटा देते हैं, कितनी बचत हुई 8,000। दूसरा x - 3y, यानी जो ऊपर वाला दूसरा व्यक्ति है n, उसकी जो
आय थी वो x रुपए थी और जो खर्च था 3 था, यानी x माइनस 3y किसके बराबर दिया उन्होंने 2000 के बराबर। दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। x की वैल्यू आती है 14,000 रुपए, x की वैल्यू कितनी आई 14। तो सवाल में पूछा गया पहले की आय कितनी थी, दूसरे की आय कितनी थी। तो अगर मुझे पहले की आय निकालनी तो पहले में गुणा कर देते हैं, दूसरे की आय निकालनी तो दूसरे में गुणा कर देते हैं, यानी आंसर कितना है मेरा इसका 14 और 28। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक थोड़ा सा ये भी पुराना क्वेश्चन है लेकिन इसके बारे में एक बार बता दूं तो ज्यादा अच्छा है। 20%, एक बच्चा 20% अंक लेके आता है और वह 5% से फेल हो जाता है। दूसरा 30% अंक लेके आता है और 20 अंक ज्यादा ले आता है। इसका मतलब 10% 25 अंकों के बराबर है। 10% किसके बराबर है, 25 अंकों के। सवाल को करने के दो तरीके, अब अंकों को प्रतिशत में बदलो। अगर मैं कहूं कि 25 अंक 10% के बराबर है तो दूसरे में जहां 20 अंक अधिक है तो 20 अंक कितने किसके बराबर होंगे, तो ये 8% के। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 30 में से हमने 8 माइनस कर दिया 22। या फिर साइड में दूसरा जो घटाने वाला है, 25 अंक है 10% के बराबर, 5 अंक कितने के बराबर 2% के, यानी 20% तो उसके अंक आए थे और 2 से वो फेल था। तो कितने अंक हुए इसके 22। कितने अंक हुए इसके 22। इसका मतलब पास होने के लिए 22 अंक चाहिए। एक था रीजनिंग में क्वेश्चन, जैसे क्रिकेट खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले कुल आदमी है हमारे पास, ये कॉफी और चाय वाले भी, क्रिकेट या टेनिस वाले कुछ भी मान के समझ लो क्वेश्चन को। टोटल था 40। उसने कहा यहाँ कि 5 तो दोनों खेल खेलते हैं, 5 हमने बीच में लिख लिया, जैसे 2 सर्कल बनाए, एक ये उसने कहा 5 दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों का मिक्स, दोनों में मिश्रण कितना है, यानी जो दोनों खेलों को खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो कितने हैं 5। अब उसने कहा पहले खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है 10 15, तो 5 तो यहां चला गया। अगर केवल शब्द लगा होता तो 5, यहां मैं केवल 15 लिखता, यहां कितना लिखा जाता 15, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। सवाल में कहा है कि केवल शब्द नहीं है वहां, तो अगर यहाँ 5 है और क्रिकेट को खेलने वाले 15 है तो बाकी कितने बचे 10। ऐसे ही यहाँ कितने बचे 10, तो टोटल कितने हो गए खेलने वाले 10 और 10 20, 10 और 10 20 और 5 25। तो 25 वो हैं जो दोनों खेल खेलते हैं या एक खेल खेलते हैं। तो कोई भी खेलना खेलने वाले 40 में से किसे घटा देंगे हम 25 को। कितना है आंसर मेरा 15। तो उस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये भी क्वेश्चन दिया था, वीडियो गेम खेलने वाले, इंडोर गेम खेलने वाले और आउटडोर गेम खेलने वाले कितने। उसने कहा जब अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 ग्राफ हम ऐसे खींच लेंगे। क्वेश्चन में क्या है, एक ग्राफ ऐसे ले लिया, एक ग्राफ ऐसे ले लिया और एक ग्राफ ऐसे, जो तीनों को खेलते हैं वो बीच में लिख लिया हमने। कितना वो 8। कितना है वो 8। सवाल में कहा गया दूसरा, जब मैं दूसरी लाइन को पढ़ता हूं, उसने कहा वीडियो और इंडोर गेम, वीडियो और इंडोर गेम को खेलने वाले 42 है। वीडियो और इंडोर, इसके साथ केवल शब्द नहीं जोड़ा गया। अगर केवल शब्द जोड़ा गया तो जहां 34 लिखा हमने वहां केवल कितना लिखते हैं हम 42। तो अगर इसके साथ केवल शब्द नहीं है तो उसका मतलब ये है कि उन 42 में वे सभी लोग शामिल हैं जो या तो तीनों खेल खेलते हैं या केवल वीडियो और इंडोर गेम खेलते हैं। इसका मतलब 42 में से 8 यहाँ चले गए, बाकी कितने बचे यहाँ 34। ऐसे ही ये वाला कितना, बाकी यहाँ कितने बचे 22, यहाँ कितने बचे यहाँ कितने बचे 10, यहाँ कितने बचे 10। तो इसमें एक लाइन और दी हुई है कि वीडियो गेम को खेलने वाले टोटल 60 हैं। 34 यहाँ चले गए, 8 यहाँ चले गए, 10 यहाँ चले गए, तो यहाँ कितने बचे अलग से 8। ये क्योंकि यहाँ भी केवल शब्द नहीं जोड़ा गया, यदि केवल शब्द जोड़ा गया होता तो 8 की जगह पे ही टोटल लिखा जाता 60। ऐसे ही ये क्वेश्चन किया, उन्होंने बोला कि इंडोर गेम खेलने वाले 70 है। 34 यहाँ चले गए, 22 यहाँ चले गए, 8 यहाँ, 34 और 8 कितना हुआ और 22 और 8 30, 74 हमें करना था। टोटल कितना है इंडोर गेम में। इसी तरह करके हमने देखा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि केवल आउटडोर गेम खेलने वाले कितने हैं। यदि आउटडोर गेमों को खेलने वालों की कुल संख्या 75 है, 8 यहाँ चले गए, 8 यहाँ चले जाते हैं, 22 यहाँ चले जाते हैं, 10 यहाँ चले जाते हैं, बाहर कितने बचे 22 और 8 20 और 10 30, 75 में से हम 40 को घटा देते हैं। 22 और 8 30 और 10 40, 75 में से 40 घटाए कितने बचे 35, यानी 35 वो हैं जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन नया ये आया कि एक सिलेंडर को 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है, यदि उसे समांतर ऐसे काटा जाता
तो बनता वर्त वहां पर। जब मैं ऊपर से देखूंगा फिर मुझे कैसा दिखाई देगा, ऊपर से गोल संरचना दिखाई देगी यानी वर्त दिखाई देगा। और अगर मैं उसे 45 डिग्री पर काटता हूं तो मुझे दीर्घवर्त दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? दीर्घवर्त। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, वर्त क्या होता है? जिसकी सभी साइड से त्रिज्या क्या हो? समान। और दीर्घवर्त क्या होता है? जिसकी त्रिज्याएं अलग अलग होती है, ये वाली त्रिज्या अलग होती है और ये वाली त्रिज्या अलग होती है। ठीक है। अब दीर्घवृत्त कैसे दिखाई देगा? मान लिया कोई ऐसा था लंबाई में और मैं उसे यहां से कट कर देता हूं, तो यहां इस तरह का एक संरचना दिखाई देगी मुझे। इसका मतलब ये क्या है? इसकी ये रेडियस अलग होती है और ये रेडियस अलग है। इसका मतलब ये कौन है? दीर्घवृत्त। तो इसका आंसर क्या था हमारा? दीर्घवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा गया, यदि पंचभुज को, पंचभुज हमने ऐसे बनाया, पंचभुज ये बन गया, उसे यहां से काट दिया जाए। जब हम उसे यहां से काट देंगे तो हमें डायरेक्ट एक ऐसी संरचना दिखाई देगी। उसका आंसर क्या है? वर्ग। उसका आंसर क्या है? वर्ग। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके डन, यहां तक ही है।